हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ बैंक्स। हम समझ रहे हैं तो उसमें ऑडिट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्या क्या प्रोसीजर हम करेंगे, राइट। जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 11 में समझी है वो सारी प्रोसीजर हम यहाँ पर बैंक ऑडिट के लिए भी करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो स्पेसिफिकली बैंक रिलेटेड है, बैंक ऑडिट रिलेटेड है। बाकी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हमने चैप्टर 1 to 8 और चैप्टर 11 में पढ़े हैं वही यहाँ पर कवर अप होते हैं। थोड़ा सा इजी पॉइंट है बट हम फटाफट समझ लेते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बेसिक्स ऑफ बैंक ऑडिट जो है, जिसमें हमने ऑडिट, बैंक ऑडिट क्या है, बैंक क्या है, ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, पावर्स, रेम्युनरेशन के बारे में थोड़ा सा था, और बैंक ऑडिट का अप्रोच कैसा होगा वो हमने इन डिटेल समझा है। होपफुली वो वीडियो आपने देख लिया होगा, राइट। तो चलिए समझते हैं कंडक्टिंग एन ऑडिट। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 10.15 पर। तो ऑडिट ऑफ बैंक्स और देयर ब्रांचेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेजेस। हम यहाँ पर कुछ स्टेजेस में काम करेंगे। बैंक, पूरी ही बैंक का ऑडिट है, मतलब कि सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं या फिर हम बैंक ब्रांच का ऑडिट कर रहे हैं, इसमें ये सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं। इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सबसे पहले कुछ इनिशियल कंसिडरेशन जो ध्यान में रखने होते हैं, जो हम दूसरे ऑडिट्स में भी कंसिडर करते हैं, वो यहाँ पर भी दिए गए हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। द आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट द बैंक्स बिफोर appointing their statutory central or branch auditors should obtain a declaration of indebtedness. Indebtedness refers to the situation of owing money to the bank in any case whatsoever. ऑडिटर अगर कोई भी अमाउंट ओ करता है, मतलब कि पेएबल है टू द बैंक, तो उसके लिए उनको डिक्लेरेशन देना जरूरी है, बैंक को ये देना होगा। आरबीआई की ये रिक्वायरमेंट है कि जब भी बैंक ऑडिटर को अपॉइंट करती है, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है या फिर बैंक ब्रांच ऑडिटर है, तो उन सभी के पास से ये डिक्लेरेशन लेना जरूरी है इंडेटनेस का, कि ऑडिटर है वो कितनी अमाउंट ओ करते हैं उस बैंक को। आपने अगर कंपनी ऑडिट का जो चैप्टर है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर जो है लॉ में, कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, तो उसमें भी इंडेटनेस के बारे में क्राइटेरिया है। यहाँ पर सिर्फ डिक्लेरेशन देने की जरूरत है, तो वो डिक्लेरेशन लिया जाएगा। बैंक को डिक्लेरेशन लेगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करे बैंक को। इंटरनल असाइनमेंट्स इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कोई भी इंटरनल असाइनमेंट, जैसे कि इंटरनल ऑडिट है, कंकरेंट ऑडिट है, वो नहीं कर सकते हैं। ये आपने कंपनी ऑडिट में भी पढ़ा होगा, ऑडिट एंड ऑडिटर्स जो कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा है, उसमें भी सेक्शन 144 है। उस हिसाब से जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, वैसी सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, जो हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है, इंडिपेंडेंस के जो थ्रेट्स है, राइट, उसमें से ये थ्रेट आएगा। क्योंकि इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट भी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करेगा तो उनका ही जो काम है वो ऑडिट का परव्यू में आएगा, ऑडिट की सर्विसेज में उसको भी कंसिडर करना होगा हमें, तो वहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो सकता है। इसीलिए ऐसे इंटरनल असाइनमेंट्स है वो अलाउड नहीं होते हैं। ऐसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर कोई भी इंटरनल असाइनमेंट में जुड़ा हुआ है, इंटरनल ऑडिट या कॉन्करेंट ऑडिट कर रहा है, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। The RBI decided that the audit firms should not undertake statutory audit assignment while they are associated with internal assignments in the bank during the same year, like concurrent audits. Internal audit of banks conducted monthly during the year. Concurrent audit है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, एवरी मंथ उनके ऊपर रिपोर्ट दिया जाता है, बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर रिपोर्ट दिया जाता है, तो ये भी काइंड ऑफ इंटरनल ऑडिट ही है। तो अगर कोई भी कॉन्करेंट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट अगर कर रहा है, तो वो पर्सन, वो ऑडिटर है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है उस ईयर के लिए, राइट। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी कुछ बन सकता है, और ये हमने आगे नहीं पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये मार्क करके रखिएगा और याद भी रखिएगा। प्लानिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एस 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स requires that auditor shall undertake the following activities prior to starting an initial audit. ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें करनी होगी एज पर एस 300। परफॉर्मिंग प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय एस 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क। ये पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, चैप्टर 11 में हमने पूरा दिया है, क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। क्वालिटी अगर मेंटेन करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में, तो हमें कुछ स्टेप्स, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए, एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो क्लाइंट रिलेशनशिप हमें एक्सेप्ट करना है या फिर कंटिन्यू करना है या नहीं, वो हमें पहले सोचना होगा।
वो जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज है वो हमें पहले परफॉर्म करनी होगी, उसी के बाद हमें ऑडिट है वो स्टार्ट करना चाहिए। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्या है, कॉम्पिटेंस है या नहीं, हमारी एंगेजमेंट टीम की कैपेबिलिटी है या नहीं, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाता है या नहीं, उसी के बाद कोई भी क्लाइंट कोई भी असाइनमेंट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो सबसे पहले किया जाएगा। एंड एस्टेब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट लेटर दिया जाएगा, ऑडिटर है वो एंगेजमेंट लेटर देंगे जिसमें एंगेजमेंट के रिलेटेड जो भी टर्म्स होगी वो सारी मेंशन की जाएगी, राइट। तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ये सारी चीजें कवर अप होती है। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 11 में भी समझा हुआ है और चैप्टर 2 में भी ये कवर अप हुआ है, तो आप यहाँ पर ये फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन विथ प्रीवियस ऑडिटर, हमें कोई भी क्लाइंट का अगर हम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहली बार ऑडिट हम करने वाले हैं, तो जो प्रीवियस ऑडिटर था उनके साथ हमें एक बार कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके पास से हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि उन्होंने जब ऑडिट किया था तब कोई प्रॉब्लम है या फिर उनकी फीस रिसीव हो चुकी है या नहीं, उसके लिए हम सर्टिफिकेट लेंगे, राइट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रीवियस ऑडिटर के पास से मिलेगा तभी हम ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं, वो ICAI के प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से वो रिक्वायरमेंट है, तो वो बैंक ऑडिट में भी हमें कंसिडर करनी है। एज पर क्लॉज 8 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ये जो रेफरेंस दिया है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इन डिटेल CA फाइनल में कवर अप होता है, ये CA इंटर में सिर्फ एक यही पॉइंट दिया हुआ है, आपको पूरा नहीं समझा है तो इसमें से क्वेश्चन आने के मतलब कि ये रेफरेंस ऑफ द CA एक्ट वो पूछने के चांसेस नहीं है। A chartered accountant in practice cannot accept a position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in writing. वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट किए बिना वो ऑडिट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। He should get a no objection certificate NOC from the previous auditor through this communication as to know whether he has any objection to such an appointment made for any valid reasons. अगर उनको कोई भी objection है तो वो बता सकते हैं, राइट। तो ये सारे ही ऑडिट में कवर अप होता है, ये हमने चैप्टर 11 में भी देखा था, चैप्टर 2 में भी ये कवर अप होता था, राइट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चैप्टर 11 में हमने समझा है कि कोई भी ऑडिट जब हम स्टार्ट करेंगे, हमें कोई भी ऑफर करेंगे तो हमें उसको एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए जिसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा और ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट क्या हो सकता है वो हम मेंशन करेंगे, तो बैंक ऑडिट में भी वो हमें करना रहेगा। Requires that for each period to be audited, the auditor should agree on the terms of the audit engagement with the bank before beginning significant portions of the field work. फील्ड वर्क स्टार्ट करने से पहले ये एंगेजमेंट लेटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जानी चाहिए। It is imperative that the terms of the engagement are documented in order to prevent any confusion as to the terms that have been agreed in relation to the audit and the respective responsibilities of the management and the auditor at the beginning of an audit assignment. ये नेसेसरी है कि ये हमें राइटिंग में ही लेना होगा ताकि फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब के लिए, इसीलिए ये राइटिंग में हमें टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो लेनी चाहिए, राइट। तो ये ऐसे 210 के हिसाब से है, ये सारे ही ऑडिट में आएगा, ये ऑलरेडी चैप्टर 11 में इन डिटेल समझा है तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल एंगेजमेंट्स, अगर हम पहली बार बैंक का ऑडिट, उस बैंक का ऑडिट पहली बार कर रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर में किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया था या फिर प्रीवियस ईयर में ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाई जाती है एज पर SF 510। तब हमें ओपनिंग बैलेंसेस है वो प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड हुई है या नहीं वो देखना होगा और उसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है या नहीं, और अगर उसमें कोई भी चेंजेस है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की है या नहीं वो हमें देखना होगा। ये SF 510 हमने इन डिटेल चैप्टर 4 में ऑडिट एविडेंस के साथ समझा है। The auditor needs to perform the audit procedure as mentioned in SF 510, initial audit engagements, opening balances, and if after performing the procedures the auditor concludes that the opening balances contain misstatements which materially affect the financial statements for the current period and the effect of the same is not properly accounted for and adequately disclosed, the auditor should express a qualified opinion or an adverse opinion as appropriate. अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट्स, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंसेस में और उसकी इंपैक्ट इस साल भी आ रही है, राइट, तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करना होगा,
राइट। ये ऑलरेडी हमने इन डिटेल समझा हुआ है, आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, इग्नोर कर सकते हैं ये टॉपिक को। फिर है असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। द असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड शुड बी डन प्रायर टू द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट सिंस इट अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो इन प्लानिंग डिसीजन इफ द ऑडिट इज एक्सेप्टेड। कोई भी ऑडिट हमें एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है, जो हमने चैप्टर 11 में समझा हुआ था, राइट। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है या नहीं, हम प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, हमारे इंडिपेंडेंस को कोई थ्रेट है, और कोई स्पेसिफिक टू दैट क्लाइंट अगर कोई भी रिस्क है तो वो भी कंसिडर करना होगा। उसी के बाद हमें ऑडिट है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ऐसा कोई एंगेजमेंट रिस्क है तो वो पहले हमें असेस करना चाहिए, उसी के बाद एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर रिस्क वो कम हो या फिर हम कोई तरीके से एलिमिनेट कर पाए तभी, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारे लिए वर्क करना डिफिकल्ट हो सकता है। प्लस एंगेजमेंट रिस्क में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो हमने ऑडिट किया है उसके ऊपर से ऑडिट रिस्क बन रहा है, मतलब कि मटीरियली मिसस्टेटेड है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो शायद हमें मिले ही ना। तो ऐसा कोई भी रिस्क है तो वो हमें हैंडल करने होंगे, वो हमें ध्यान में रखने होंगे, राइट। Establish the engagement team. The assignment of qualified and experienced professionals is an important component of managing engagement risk. The size and composition of the engagement team would depend on the size, nature and complexity of the bank's operation. Engagement team हमें establish करनी होगी, कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, वो डिपेंड करता है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस, साइज कितनी है। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे, ज्यादा रिस्क लग रहा है, उतने ज्यादा पर्सन रिक्वायर्ड होंगे इन द एंगेजमेंट टीम, तो उस हिसाब से एंगेजमेंट टीम एस्टैब्लिश की जाएगी, राइट। ये भी सिंपल पॉइंट है, चैप्टर 2 में कवर अप हुआ है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह में। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट lays down that the auditor should obtain an understanding of the entity and its environment, including its internal control, sufficient to identify and assess the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error, and sufficient to design and perform further audit procedure. ऐसे 315 चैप्टर 3 में हमने इन डिटेल समझा है, हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उनको असेस करना है थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। वो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है वो फ्रॉड या एरर से हो सकता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या असर्शन लेवल पर कितने हो सकते हैं वो हम असेस करेंगे। कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले जनरली ये किया जाता है, और वो रिस्क को एड्रेस करने के लिए ऐसे 330 के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर की जाती है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की जाती है, जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर अप होता है। तो वो प्रोसीजर क्या करनी है, उसके लिए भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना जरूरी है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम इन जनरल सारे ही ऑडिट क्लाइंट के लिए करेंगे, तो वो बैंक ऑडिट में भी हमें करना होगा, राइट। सिंपल, ये पॉइंट भी ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है। Identifying and assessing the risks of material misstatement. SA 315 requires the auditor to identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement level and the assertion level for classes of transaction, account balances and disclosure to provide a basis for designing and performing further audit procedure. जो ऊपर के पॉइंट में कवर अप हुआ वही चीज है, कुछ और नहीं है, ये भी पॉइंट इग्नोर कर सकते हैं। Understanding the bank and its environment including its internal control. An understanding of the bank and its environment including its internal control enables the auditor to identify and assess the risk, to develop the audit plan so as to determine the operating effectiveness of the controls and to address specific रिस्क। ये भी सिंपल बात है, राइट, कि हम एंटिटी को क्यों समझ रहे हैं, उनके एनवायरनमेंट या इंटरनल कंट्रोल को क्यों समझ रहे हैं, ताकि हमें रिस्क असेस कर पाए, रिस्क क्या होगा वो हमें पता चल पाए, और उसके बेसिस पर हम आगे की ऑडिट प्रोसीजर है वो कर पाए, इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिव है या नहीं, और बाकी के स्पेसिफिक रिस्क क्या होंगे, उसको कैसे एड्रेस करना है वो हमें पता चल पाएगा। तो रिस्क असेस कर पाएंगे, आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क कर पाएंगे, और उस हिसाब से हम वो जो रिस्क है उसको मिटिगेट करना, उसको एड्रेस करने के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कर पाएंगे। सिंपल। अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो समझनी जरूरी होगी। जो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में पूरी सारी चीजें समझेंगे उसमें ये भी कवर अप होता है। The accounting process produces financial and operational information for management's use, and it also contributes to bank's internal control. Thus, understanding of the accounting process is necessary to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or not, and to design and perform further audit procedure. अकाउंटिंग प्रोसीजर हमारे लिए समझना जरूरी होगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन देते हैं मैनेजमेंट को यूज करने के लिए, और इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी के हिसाब से बनेंगे, राइट, उसी में से जो डेटा मिलेगा उसी के हिसाब से बनेंगे, और वो हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी प्लान करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होंगे,
राइट, ये भी सिंपल पॉइंट है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल्स एंड यूज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। मैनेजमेंट है, उनको कंट्रोल्स वो वगैरह मेंटेन कर सकते हैं ताकि कोई भी रिस्क वगैरह हो तो उनको प्रॉपरली मैनेज कर पाए। राइट, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं वो उनको पता होगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मिटिगेट करने के लिए या फिर वो ना हो उसके लिए कुछ ना कुछ वो स्टेप्स वगैरह लेंगे। तो वो जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो हमें समझनी होगी। ये पॉइंट आगे कवर अप नहीं किया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें 4-5 पॉइंट्स भी दिए हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। An effective risk management system in a bank generally requires the following. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो होगी अगर वो इफेक्टिव बनानी है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो रिक्वायर्ड है, वो दिए हुए हैं। सबसे पहले है ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। टीसीडब्ल्यूजी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी, टीसीडब्ल्यूजी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि बैंक के सारे ऑपरेशन से वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं। वो जितना ओवरसाइट करेंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे, उससे ये पता चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो अच्छी है, वो इफेक्टिव हो पाएगी, क्योंकि उनका काम ही गवर्न करना है तो वो अच्छे से गवर्न कर पाएंगे। TCWG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर should approve written risk management policies. The policies should be consistent with the bank's business objectives and strategies, capital strength, management expertise, regulatory requirements, and the types and amount of risk it regards as acceptable. रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रोसेस होनी चाहिए, वो राइटिंग में होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पॉलिसीज वगैरह करनी है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। बैंक का बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज के हिसाब से वो सब कुछ फ्रेम होना चाहिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अगर कुछ भी है तो वो भी कंसिडर की जाएगी। एक्सपर्टीज, स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज जो है वो भी कंसिडर किया जाएगा, और क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उसको रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है उसको कंसिडर किया जाएगा। कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है, सारे ही रिस्क है वो हाई रिस्क नहीं होते हैं, कुछ रिस्क लेना ज़रूरी भी होता है तभी काम हो पाता है, अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी नहीं रहती है, प्रैक्टिकली वो बिजनेस नहीं कर पाता है, थोड़ा सा रिस्क तो वो लेंगे ही। तो वो कितना रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें भी डिसाइड की जाएगी। तो वो रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस होगी, पॉलिसीज होगी रिटर्न में, उसको कंसिडर किया जाएगा। उसमें TCWG है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी हो वो इन्वॉल्व होंगे वो सारी चीज़ें करने में। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. Risks that could significantly impact the achievement of bank's goals should be identified, measured, and monitored against pre-approved limits and criteria. जो भी रिस्क सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं बैंक के ऑपरेशंस को वो आइडेंटिफाई करने चाहिए और मेजर करने चाहिए, ताकि पता चले कि कितना हुआ है, और उसको जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बजट है, कोई पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इतना क्राइटेरिया वगैरह जो भी बनाए हैं उनके साथ मैच किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, ताकि उसमें वेरिएशंस अगर है राइट तो उसके लिए स्टेप्स लिए जा सके। रिस्क पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसे मेजर करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे प्री अप्रूव्ड लिमिट्स या क्राइटेरिया के साथ, ताकि उसको किस तरह से मिटिगेट करना है, वो कितना रिस्क बढ़ रहा है एक्सपेक्टेड से, तो वो पता चलेगा। कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में हमने आगे पढ़ा हुआ था, बैंक ऑडिट अप्रोच में ये कवर अप हुआ था कि कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना है तो उसमें कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज कवर अप होती है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वगैरह, तो वो यहाँ पर है। A bank should have appropriate controls to mitigate its risk, including effective segregation of duties, particularly between front and back office, accurate measurement and reporting positions, verification and approval of transactions, reconciliation of positions and results, setting up limits, reporting and approval of exceptions, physical security and contingency planning. Right, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली है। तो ये सारी कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि रिस्क है वो मिटिगेट किया जा सके। Monitoring activities, risk management models, methodologies, and assumptions used to measure and mitigate risk should be regularly assessed and updated. This function may be conducted by the independent risk management unit. रिस्क मैनेजमेंट के लिए मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज वगैरह सब कुछ एस्टेब्लिश कर दिया, बट एक्चुअली वो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली है या नहीं, या फिर उसमें अपडेट या फिर चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं, वो भी देखते रहना होगा, उसको मॉनिटर भी करते रहना होगा। तो मॉनिटरिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट का अलग से यूनिट डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो मॉनिटर कर सकते हैं, वो रेगुलरली होना चाहिए ताकि जो भी पॉसिबल पोटेंशियल रिस्क है उनको मिटिगेट किया जा सके। एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, banks require reliable information systems that provide adequate financial, operational, and compliance information on a timely and consistent basis. TCWG and management require risk management information that is easily understood and that enables them to assess the changing
नेचर ऑफ द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल। इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो रिस्क को मैनेज कर सके प्रॉपरली, सारे कंप्लायंसेस और जो भी फाइनेंशियल है ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके, और वो भी टाइमली और कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली रिस्क है वो मैनेज हो पाएगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में से प्रॉपरली मिलना चाहिए, और इस हिसाब से रिस्क मैनेज होना चाहिए। तो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव हो उसके लिए 5 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट, और इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय द TCWG। सेकंड पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। थर्ड पॉइंट था कंट्रोल एक्टिविटीज। फोर्थ था मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज। एंड फिफ्थ रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये अच्छे से करके जाना चाहिए, आपको ये याद रहना चाहिए, राइट। फिर है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन है वो हमने बेसिक्स जो थे, राइट, बैंक ऑडिट अप्रोच में वो कवर अप किया हुआ है। The engagement team should hold a discussion to gain better understanding of banks and its environment, including internal control, and also assess the potential for material misstatement of the financial statements, right। ये ऑलरेडी डिस्कस किया है तो फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है। Establish the overall audit strategy. SA 300 Planning and Audit of Financial Statements states the objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. For this purpose, the audit engagement partner should establish the overall audit strategy prior to the commencement of an audit and involve key engagement team members and other appropriate specialists while establishing the overall audit strategy, which depends on the characteristics of the audit engagement. प्रॉपरली ऑडिट इफेक्टिवली हो पाए उसके लिए ऑडिट प्लान करना चाहिए, और उसी के लिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। और उसमें अगर की एंगेजमेंट टीम मेंबर को भी इन्वॉल्व करना जरूरी लगता है तो उनको भी किया जाएगा। ये ऑलरेडी चैप्टर 2 में कवर अप हुआ है, तो फिर से रीड करने की जरूरत नहीं है। Develop the audit plan. SA 300 deals with the auditor's responsibility to plan an audit of financial statements in an effective manner. It requires the involvement of all the key members of the engagement team while planning an audit. ये भी बहुत बार आ चुका है, no need to remember और no need to read it again. Audit planning memorandum, summary बना सकते हैं audit planning की। The auditor should summarize the audit plan by preparing an audit planning memorandum in order to describe the expected scope and extent of the audit procedures to be performed by the auditor. ऑडिट का क्या मेजर स्कोप है, एक्सपेक्टेड स्कोप क्या है, और एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक हम चेक करने वाले हैं वो पता चल जाएगा। समरी होगी तो वो तुरंत पता चल जाएगा किसी को भी। Highlight all significant issues and risks identified during their planning and risk assessment activities as well as decisions concerning reliance on controls. जो भी सिग्निफिकेंट इश्यूज या रिस्क आइडेंटिफाई हुए ड्यूरिंग द प्लानिंग पता चले है, या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की है तब पता चले है, और जो कंट्रोल्स के रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स है तो वो क्या है वो भी इस समरी में कवर अप हो सकता है, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में कवर अप हो सकता है, राइट, क्योंकि वो नेसेसरी चीज हो सकती है ऑडिट को समझने के लिए या फिर ऑडिट प्लान को बनाने में। Provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to engagement risk, pervasive risk, specific risk and other matter affecting the audit engagement. और ये एविडेंस भी प्रोवाइड करेगा कि ये जो सारे रिस्क है उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाएगा और अच्छे से ऑडिट हो पाएगा, राइट, इफेक्टिव ऑडिट हो पाएगा। तो ये ऑडिट मेमोरेंडम है इन ऑर्डर टू। यहाँ पर हमें क्या 3 चीजें पता चलती है। सबसे पहले तो स्कोप, एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट क्या होगा ऑडिट का। सेकंड, जो सिग्निफिकेंट इश्यूज या रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं वो पता चलेगा, और जो कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करने के लिए रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न है तो वो भी पता चलेंगे, राइट। और थर्ड, ये हमें एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि ये जो सारे रिस्क है, स्पेसिफिक रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, उन सभी को एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर्स की गई है, राइट। ये नया पॉइंट है, ये पूछ सकते हैं। Determine audit materiality. The auditor should consider the relationship between the audit materiality and audit risk when conducting an audit. The determination of audit materiality is a matter of professional judgment and depends upon the knowledge of the bank, assessment of the engagement risk and the reporting requirements for the financial statements. राइट, मटीरियलिटी डिसाइड किया जाएगा और उसी के बेसिस पर ऑडिट किया जाएगा। मटीरियलिटी है वो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है, और नॉलेज ऑफ द बैंक, असेसमेंट ऑफ द एंगेजमेंट रिस्क, रिस्क जितना ज्यादा होगा मटीरियलिटी लेवल जो होगा वो उतना कम रखा जाएगा। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, अगर उसमें भी कोई मटीरियलिटी के बारे में कोई डिफाइन किया गया है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। मटीरियलिटी भी हमने इन डिटेल चैप्टर 3 में कवर अप की है, तो आप ये पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं। कंसिडर गोइंग कंसर्न, बैंक है वो गोइंग कंसर्न होनी चाहिए, ऐसा 570 की रिक्वायरमेंट है।
While obtaining an understanding of the bank, the auditor should consider whether there are events and conditions which may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस है जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो वो रिपोर्ट करना होगा. ये SF 570 चैप्टर 7 में कवर अप किया है, ये पॉइंट को भी इग्नोर कर सकते हैं. Assess the risk of fraud including money laundering. As per SA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. The auditor's objective is to identify and assess the risks of material misstatement in the financial statements due to fraud, to obtain sufficient appropriate audit evidence on the identified misstatements and to respond appropriately. हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो. और ये जो ऐसा 240 का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, आइडेंटिफाई करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और उसको किस तरह से, उसके लिए क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस दिए जाएंगे ताकि वो जो भी फ्रॉड का रिस्क है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, उनको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया जा सके. The attitude of professional skepticism should be maintained by the auditor so as to recognize the possibility of misstatement due to fraud. और हमें प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करनी है ताकि फ्रॉड या ऐसा कुछ हो तो हमें पता चल पाए. The RBI has framed specific guidelines that deal with prevention of money laundering and know your customer KYC norms. RBI ने KYC norms दी और मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि जो मनी है वो किसी ऐसे सोर्सेज, ब्लैक मनी वगैरह का जो यूज है वो कोई टेररिज्म या ऐसी कोई गलत एक्टिविटीज के लिए यूज होता है तो वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर अप होता है. तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए भी गाइडलाइंस दिए और नो योर कस्टमर से भी कुछ भी गलत होगा तो पता चल सकता है, इसलिए KYC नॉर्म्स दिए हुए हैं. The RBI has from time to time issued guidelines, KYC guidelines, anti-money laundering standards, requiring banks to establish policies, procedures and control to deter and to recognize and report money laundering activities. RBI ने बैंक के लिए गाइडलाइंस दी गई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग है वो रोका जा सकता है और कस्टमर को भी जाना जा सके ताकि कुछ भी गलत ना हो. इसके बारे में ये जो पॉइंट है ये एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है ओल्ड कोर्स में. ऑडिट असेस द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकते हैं, तो आपको ये पढ़ के जाना चाहिए. Assess specific risk. The auditor should identify and assess the risks of material misstatement at the financial statement level, which refers to risks that relate pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assets. Specific risk कोई ऐसा रिस्क हो सकता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है, परवेसिवली अफेक्ट कर सकता है, बहुत सारे एसेट्स को अफेक्ट कर सकता है, तो वो रिस्क हमें असेस करना होगा. रिस्क एसोसिएटेड विथ आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज. कई बार बैंक है वो एक्टिविटीज है वो आउटसोर्स करते हैं, तो जब भी आउटसोर्स करते हैं तो आउटसोर्सिंग की वजह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आउटसोर्स किया हुआ है उनके ऊपर कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो वहां पर रिस्क बढ़ सकता है. तो बीइंग एन ऑडिटर हमें वो ध्यान से अच्छे से देखना होगा. The modern day banks make extensive use of outsourcing as a means of both reducing cost as well as making use of services of an expert not available internally. अब बैंकिंग में क्या हो रहा है कि आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज का ज्यादा ही यूज होता है ताकि कॉस्ट भी बच पाए और एक्सपोर्ट सर्विसेज भी मिल पाए जो इंटरनली अवेलेबल नहीं है. There are, however, a number of risks associated with outsourcing of activities by banks and therefore it is quintessential for the banks to effectively manage those risks. बट आउटसोर्सिंग करेंगे तो उसके साथ रिस्क भी बढ़ सकता है, तो वो रिस्क को नेसेसरी है कि मैनेज किया जा सके बाय द बैंक. राइट, ये नया पॉइंट है, एक बार आप देख सकते हैं. रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क. SA 330 द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क requires the auditor to design and implement overall responses to address the assessed risks of material misstatement at the financial statement level. SA 315 में रिस्क असेस करते हैं और उनको एड्रेस करने के लिए SA 330 के हिसाब से फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की जाती है. राइट, तो SA 330 के हिसाब से हम वो ऑडिट प्रोसीजर ऐसे करेंगे जिससे वो रिस्क है वो कम हो सके, एड्रेस किया जा सके. The auditor should design and perform further audit procedure whose nature, timing and extent are based on and are responsive to the assessed risks of material misstatement at the assertion level. Simple. ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 में इन डिटेल समझा है, इग्नोर कर सकते हैं ये पॉइंट को. Stress testing. Stress testing is a software testing activity that determines the robustness of software by testing beyond the limits of normal operations. स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि सॉफ्टवेयर कितना रोबस्ट है, कितना अच्छा है, इफेक्टिव है,
वो देखा जा सकता है कि उनकी नॉर्मल जो कैपेसिटी ऑपरेशन है उसके अलावा उनसे ज्यादा वो काम कर सकता है या नहीं। स्ट्रेस टेस्टिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बट इज यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वो जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है उनके लिए यूज किया जाता है, बट वो जनरली किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जा सकता है। तो बैंक के केस में सीबीएस जो है कोर बैंकिंग सिस्टम है, तो उसमें भी वो नेटवर्क वो सॉफ्टवेयर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रेस टेस्टिंग है वो किया जा सकता है। RBI has required that all commercial banks shall put in place a board approved stress testing framework to suit their individual requirements which would integrate into their risk management system। आरबीआई ने इसीलिए सारे ही कमर्शियल बैंक्स के लिए ये कंपलसरी किया है कि बोर्ड अप्रूव्ड जो स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क है वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले से पता चल पाए, राइट। ये स्ट्रेस टेस्टिंग इन डिटेल सीए फाइनल में कवर अप होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इतना हम समझेंगे, इतना हम याद रखेंगे, ये अलग पॉइंट है, बैंक स्पेसिफिक पॉइंट है, राइट। Basel III framework. Basel norms accord are the international banking regulation issued by the BCBS, the Basel Committee on Banking Supervision, BCBS का ये full form है, and the Financial Stability Board (FSB) has undertaken an extensive review of the regulatory framework in the wake of subprime crisis. In the document titled Basel III, a global regulatory framework for more resilient banks and banking system, released by the BCBS in December 2010, it has inter alia proposed a certain minimum set of criteria for inclusion of instruments in the new definition of regulatory capital. The set of agreement by BCBS, which mainly focuses on risks to bank and the financial system, are called Basel Accord. Basel Accord जो है Basel III जो स्पेसिफिकली जो है वो बैंकिंग की जो सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें जो रिस्क है उनको एड्रेस करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह दिए हुए हैं, राइट। ये बेसल 3 है, वो ग्लोबली एप्लीकेबल है, सभी बैंकिंग सिस्टम में वो होनी चाहिए, वो एडवाइजेबल है। ये इन डिटेल आपको सीए फाइनल में कवर अप होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है, तो हम इतना कंसिडर करेंगे, ये बैंक स्पेसिफिक पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे इस कंडक्ट ऑफ ऑडिट में, रिलायंस ऑन और रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स। हम जब भी बैंक ऑडिट करेंगे, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, राइट, ब्रांच ऑडिटर है, तो हमें कुछ रिपोर्ट्स अगर पहले कुछ ऑडिट हुए हैं तो उसके रिपोर्ट्स भी हमें कंसिडर करने होंगे। तो ऑडिटर शुड टेक इनटू अकाउंट द एडवर्स कमेंट्स इफ एनी ऑन एडवांस इज अपीयरिंग इन द फॉलोइंग। एडवांसेस जो बैंक ने लोन वगैरह दी है तो उसके ऊपर कोई भी अगर एडवर्स कमेंट है नीचे दिए गए कोई भी रिपोर्ट में, तो वो हमें कंसिडर करना होगा। प्रीवियस ईयर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, प्रीवियस ईयर जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया था उसको कंसिडर करेंगे। लेटेस्ट इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ बैंक ऑफिशियल्स, कई बार जो बैंक का हम ऑडिट कर रहे हैं उनके जो मेन ऑफिशियल्स है वो अलग अलग ब्रांचेस में जाकर इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, तो उनका अगर कोई भी लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। रिजर्व बैंक्स लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, आरबीआई भी बैंक में इंस्पेक्शन वगैरह करवा सकता है तो उसका कोई रिपोर्ट है। कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्करेंट ऑडिट है वो एवरी मंथ बैंक में ऑडिट किया जाता है, राइट, उसमें वो जनरली सीए ही करते हैं, तो वो जो करते हैं इंटरनल ऑडिट है वो क्वार्टरली या और कोई तरीके से हो सकता है, तो ऐसा कोई भी कॉन्करेंट या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें जनरली सारे ही बड़े एडवांसेस वगैरह चेक किए जाते हैं और वो डे टू डे किया जाता है, तो उसमें अगर कोई भी एडवर्स रिमार्क है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, जो लोन्स के सामने सिक्योरिटी मिली है उसके लिए अगर उसका वेरिफिकेशन के लिए कोई रिपोर्ट है तो वो कंसिडर किया जाएगा। एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट्स स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट्स, कोई स्पेसिफिक अकाउंट्स को चेक करने के लिए कोई इंटरनल रिपोर्ट्स है तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे। मैनेजर्स चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम्बरेंट इज चेंज्ड, कोई भी चार्ज हैंडलिंग ओवर है, चार्ज है वो चेंज किया गया है उसके बारे में है, उसका कोई रिपोर्ट है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें 7 रिपोर्ट्स दिए गए हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे अगर एडवांसेस के बारे में कोई भी एडवर्स रिमार्क है तो। प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट है, लेटेस्ट बैंक ऑफिशियल्स का कोई रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो वो, आरबीआई का कोई भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है तो वो, इंटरनल या कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट है तो वो, रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज, कोई स्पेसिफिक अकाउंट के लिए कोई भी वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है तो वो कंसिडर किया जाएगा, और मैनेजर का चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं, अलग पॉइंट है, बैंक स्पेसिफिक पॉइंट है।
The above reports should be reviewed in detail. The statutory central auditor must review the annual financial inspection report to RBI relating to the bank and ensure that the variation in provision etc. reported by RBI have been properly considered by the bank management. RBI है वो एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन करवाती है सारे बैंक्स में, तो उस हिसाब से उनका जो रिपोर्ट है वो भी हमें देखना होगा। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर को वो देखना होगा क्योंकि इसमें पूरी बैंक के बारे में होगा। तो उसमें अगर प्रोविजनिंग के बारे में बताया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती है एनपीए, उसमें प्रोविजंस करना जरूरी होता है, जो हम नेक्स्ट कवर अप करने वाले हैं एडवांसेस के साथ। तो उनकी जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उस हिसाब से वो प्रोविजनिंग करना होता है, और आरबीआई ने अगर कुछ इसमें सजेस्ट किया है तो उस हिसाब से वो प्रोविजनिंग किया है या नहीं, और अगर उसमें डिफरेंसेस वगैरह है तो वो प्रॉपरली डील किया है या नहीं वो हमें देखना होगा, राइट। इसमें से ये एमसीक्यू आपको पूछ सकता है कुछ भी, राइट। तो ये रिपोर्टिंग के बारे में था, और ये पूरा कंडक्ट ऑफ ऑडिट था बैंक ऑडिट के बारे में। कुछ पॉइंट्स थे वो स्पेसिफिकली बैंक के बारे में थे या फिर नहीं थे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चैप्टर 1 to 8 या चैप्टर 11 के साथ या 11 में कवर अप हुए हैं वो पॉइंट्स ही थे, तो वो आप इग्नोर कर सकते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट भी वो बताया हुआ है, तो आप इस तरह से ये समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, राइट। होप आपको ये पूरा ही कंडक्टिंग एंड ऑडिट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांसेस के बारे में और ड्राइंग पावर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो आपको मिस नहीं करना है, वो आपको अच्छे से ही समझना है, पढ़ना है और याद भी रखना होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।